शक्तिशाली रहस्यमय संगीत का परिचय और धीरे धीरे खत्म होना। भारत में लाखों करोड़ों लोगों का एक ही सपना होता है, एक अच्छी पक्की सरकारी नौकरी। और इस सपने को पूरा करने का रास्ता अक्सर इन जैसी मुश्किल परीक्षाओं से होकर गुजरता है। ये तस्वीरें सिर्फ स्टूडेंट्स और किताबों की नहीं हैं, ये उम्मीदों, दबाव और जी तोड़ मेहनत की तस्वीरें हैं। तो चलिए जरा और करीब से देखते हैं। किसी भी परीक्षा का पैटर्न देखिए, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल। हर सेक्शन जरूरी है, लेकिन ध्यान दीजिए जनरल अवेयरनेस पर। इसमें आते हैं इतिहास के सवाल, और यहाँ एक एक नंबर कीमती होता है। सच तो यह है कि यही वो सेक्शन है जो अक्सर खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। जब भी हम भारत पर कॉलोनियल रूल की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? जाहिर है, ब्रिटिश राज। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? आज हम एक ऐसी कॉलोनियल पावर की बात करने वाले हैं जिसकी कहानी ब्रिटिश राज की लंबी परछाई में कहीं खो सी गई है। तो सवाल ये उठता है कि इन एग्जाम्स के लिए हम जो इतिहास पढ़ते हैं, क्या वो वाकई पूरा सच है, या इतिहास की परतों के नीचे कुछ ऐसी कहानियां भी दबी हुई हैं जो हमें एक बिल्कुल अलग नजरिया दे सकती हैं। ज्यादातर किताबों में कहानी घूमती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर ब्रिटिश राज के इर्द गिर्द। लेकिन सच तो ये है कि इस कहानी में और भी किरदार थे। भारत की दौलत पर कब्जा करने की इस होड़ में पुर्तगाली थे, फ्रांसीसी थे और खास तौर पर डच थे। आज हमारा फोकस इन्हीं भूले हुए किरदारों पर है। तो चलिए आज मिलते हैं इतिहास के एक ऐसे कॉर्पोरेट जायंट से जिसका नाम शायद बहुत से लोगों ने सुना भी ना हो, वीओसी। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये अपने आप में क्रांति थी। दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। वीओसी पूरा नाम था वेरेनिग्ड ऊस्ट इंडिश कंपनी। आसान भाषा में कहें तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कोई मामूली कंपनी नहीं थी, ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी थी जिसके शेयर आम लोग भी खरीद सकते थे। मतलब आज की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का ये एक तरह से प्रोटोटाइप था। और सोचिए जरा, इसकी स्थापना हुई थी साल 1602 में, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी पहले। और इसे डच सरकार से एशिया में व्यापार करने के लिए पूरे 21 साल की मोनोपोली मिली थी। इससे पता चलता है कि डच इस खेल में कितने पहले और कितनी मजबूती से उतर चुके थे। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में दिमाग घुमा देने वाली है। वीओसी को सिर्फ व्यापार करने का लाइसेंस नहीं मिला था, इसे सरकार जैसी ताकतें मिली हुई थीं। युद्ध छेड़ने की ताकत, राजाओं से संधि करने की, अपनी कॉलोनियां बसाने की, और तो और अपने खुद के सिक्के छापने की। मतलब एक कंपनी जो अपने आप में एक सरकार थी। तो 17वीं सदी में भारत एक खजाना था। मसाले, कपड़े, कीमती सामान। और इस खजाने को पाने के लिए यूरोप की बड़ी बड़ी ताकतों में एक जबरदस्त होड़ मची हुई थी। ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं थी, ये लड़ाई थी दबदबे की, वर्चस्व की। इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। डच और अंग्रेज दोनों लगभग एक साथ भारत में अपने पैर जमा रहे थे। 1605 में मसूलीपट्टनम, फिर 1616 में सूरत, और 1627 तक बंगाल में डचों की फैक्ट्रियां खुल चुकी थीं। ये साफ था कि एक बड़े टकराव की जमीन तैयार हो रही थी। तो आखिर ये लड़ाई थी किस लिए? लड़ाई थी भारत के बेशकीमती सामान के लिए। काली मिर्च, जिसे उस जमाने में काला सोना कहते थे, दुनिया भर में मशहूर सूती और रेशमी कपड़े, नील, अफीम और चावल, इन सब पर जिसका कंट्रोल होता, उसके पास होती बेहिसाब दौलत। और ये कॉर्पोरेट राइवलरी सिर्फ बाजार तक सीमित नहीं रही, ये खूनी हो गई। 1623 में इंडोनेशिया के अम्बोयना में जो हुआ वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। वहां डचों ने अपने 10 अंग्रेज कॉम्पिटिटर्स को बेरहमी से मार डाला। इस एक घटना ने दोनों कंपनियों के बीच दुश्मनी की आग को और भड़का दिया। लेकिन एक मिनट, अगर डच इतने पावरफुल थे तो आज हमारे इतिहास की किताबों में उनका जिक्र इतना कम क्यों है? वो भारत के नक्शे से अचानक गायब कैसे हो गए? इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई घटनाओं में छिपा है। देखिए, भारत से डचों के पतन की कहानी 3 बड़े स्टेप्स में समझी जा सकती है। पहला, मिलिट्री डिफीट्स। 1741 की कोलाचिल की लड़ाई और 1759 में बेदारा की लड़ाई में अंग्रेजों से हार ने उनकी कमर तोड़ दी। दूसरा कारण, स्ट्रैटेजिक शिफ्ट। उन्होंने अपना फोकस भारत से हटाकर इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड्स पर लगा दिया, जहां से उन्हें ज्यादा मुनाफा हो रहा था। और तीसरा और आखिरी कारण, ब्रिटिश डोमिनेंस। कमजोर हो चुके डचों के पास कोई रास्ता नहीं बचा और 1825 आते आते उन्होंने अपने सारे भारतीय इलाके अंग्रेजों को सौंप दिए, और यहीं से भारत में ब्रिटिश राज का रास्ता बिल्कुल साफ हो गया। तो चलिए वापस वहीं चलते हैं जहां से हमने ये कहानी शुरू की थी, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम और उसका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन।
आखिर डचों की ये भूली बिसरी कहानी आज हमारे लिए जरूरी क्यों है? कनेक्शन ये है कि इतिहास उतना सीधा नहीं होता जितना किताबों में दिखता है। डच अंग्रेजों की इस लड़ाई को समझने से हमें पता चलता है कि उस दौर में भारत सिर्फ एक खामोश तमाशा ही नहीं था, बल्कि भारतीय राजा भी इन ताकतों को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे। इसी होड़ ने सूरत जैसे शहरों की किस्मत लिखी और आखिर में डचों के मैदान से हटने के बाद ही अंग्रेजों के लिए भारत पर एक छत्र राज करने का रास्ता पूरी तरह से साफ हो पाया। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर डचों की इतनी बड़ी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो सकती है, तो सोचिए और कितनी ऐसी भूली हुई कहानियां होंगी जो उस इतिहास में छिपी हैं जिसे हम सच मानकर चलते हैं।